हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जड़ों द्वारा आयनों के अवशोषण की व्याख्या कीजिए। निष्क्रिय एवं सक्रिय खनिज अवशोषण का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो जड़ होती है उनके द्वारा यहाँ पर जो आयनों का अवशोषण संपन्न होता है, यह सामान्य रूप से जो जल का अवशोषण होता है उससे भिन्न प्रकार का होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आयन के अवशोषण की जो क्रिया होती है वो यहाँ पर थोड़ी विपरीत प्रकार की यहाँ पर संपन्न होती है। हम यहाँ पर कहेंगे आयन का जो अवशोषण होता है वो यहाँ पर मृदा के द्वारा संपन्न होता है, यानी कि मृदा से यहाँ पर जो है जड़ की सहायता से अंदर की ओर ये प्रवेश करते हैं। अब मृदा में यहाँ पर जो है दो मुख्य कारक होते हैं। पहला तो आयन जो होते हैं वो हमेशा आवेशित अवस्था में यहाँ पर रहते हैं। तो एक तो आयन जो होते हैं वो मृदा के अंतर्गत यहाँ पर जो है आवेशित अवस्था में रहते हैं। दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आयन की सांद्रता होती है वह मृदा में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सांद्रता जो होती है वो मृदा में यहाँ पर ज्यादा होती है आयन की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जड़ों के अंतर्गत यहाँ पर जो है अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर संपन्न होती है। जैसे कि पहले बिंदु की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सक्रिय अवशोषण संपन्न हो जाए। अगर सक्रिय अवशोषण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है उसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सक्रिय अवशोषण की क्रिया संपन्न हो जाए जिसके द्वारा यहाँ पर जो है ऊर्जा का उपयोग संपन्न हो, और ऊर्जा के उपयोग संपन्न होने की वजह से यहाँ पर जो है खनिज का जो है अवशोषण यहाँ पर संपन्न हो जाए और वो अंदर की ओर यहाँ पर प्रवेश कर जाए मृदा से। इसके पश्चात अगर दूसरी क्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जल विभव प्रवणता निर्मित हो जाए। अगर जल विभव प्रवणता यहाँ पर निर्मित हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है परासरण की क्रिया संपन्न होगी। अब परासरण की जो क्रिया संपन्न होगी तो उसमें जो आयन यहाँ पर जो है जल में घुलनशील रहते हैं वो यहाँ पर जो है अंदर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में यहाँ पर आयन का जो अवशोषण संपन्न हुआ है वो परासरण के द्वारा भी यहाँ पर जो है संपन्न किया जा सकता है और इसमें यहाँ पर जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात अगर तीसरे बिंदु की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मूल रोम कोशिकाएं यहाँ पर होती है, हम जानते हैं कि जो जड़ें होती है उनमें यहाँ पर जो है मूल रोम कोशिकाएं पाई जाती है, और ये जो मूल रोम कोशिकाएं यहाँ पर स्थित होती है इनकी अगर बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर इनमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं ये यहाँ पर जो है पंप का निर्माण करते हैं। अब ये जो प्रोटीन पंप यहाँ पर निर्मित होता है इसके द्वारा अगर यहाँ पर जो है आयन का अवशोषण संपन्न हो तो वो सक्रिय प्रकार का यहाँ पर संपन्न होता है। तो यहाँ पर ये भी सक्रिय के अंतर्गत आता है और सक्रिय प्रकार से यहाँ पर जो है पंपों के द्वारा जो है अवशोषण की क्रिया जो है संपन्न की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जड़ के द्वारा आयन का अवशोषण संपन्न होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सक्रिय व निष्क्रिय अवशोषण की तो सक्रिय के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जब कोशिका की ऊर्जा का यहाँ पर जो है उपयोग किया जाए, ऊर्जा का यहाँ पर पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए तो वो सक्रिय होता है। और अगर हम यहाँ पर निष्क्रिय की बात करें तो निष्क्रिय के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊर्जा होती है उसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सक्रिय के अंतर्गत यहाँ पर जो है पंप आ सकते हैं जिनमें यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पूर्ण रूप से सक्रिय अवशोषण उसे हम कह देंगे। और अगर निष्क्रिय की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ आयन जो होते हैं वो यहाँ पर परासरण के द्वारा या विसरण के द्वारा चले जाते हैं, तो वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।